यार तुम्हें पता है ओडीआई स्टेटस पाना कितना मुश्किल है। जिम्बाब्वे है ना टेस्ट प्लेइंग नेशन, ओडीआई स्टेटस तो है ही। वेस्ट इंडीज 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स, ओडीआई स्टेटस गारंटीड है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके लिए तो ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री जहाँ ग्राउंड बनाने के लिए पहाड़ काटने पड़ते हैं, जहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है कि प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाना ही इम्पॉसिबल लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये कंट्री 2018 से पहले कभी ओडीआई स्टेटस के आसपास भी नहीं थी। तो कैसे हुआ यार कि नेपाल, एक छोटा सा हिमालयन नेशन, वर्ल्ड क्रिकेट के एलाइट क्लब में घुस गया? अगर तुम्हारा आंसर है कि इजी प्रोसेस था ब्रो, तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो, साल 2008 में अफगानिस्तान और नेपाल क्रिकेट सेंस में एक ही स्टेज पर थे। अफगानिस्तान को ओडीआई स्टेटस साल 2009 में ही मिल गया, पर नेपाल को इसे हासिल करने में 10 साल लग गए। क्या कह रहे थे, इजी प्रोसेस था? तो अब ये सुनो कि जिस मैच के रिजल्ट से नेपाल ओडीआई स्टेटस पाने की सिर्फ एक कदम दूर था, उस मैच में क्या हुआ तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। नेपाल का 9 विकेट गिर चुका था। टीम को जीत के लिए अब भी 47 बॉल्स में 51 रन चाहिए थे। क्रीज पर कोई रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन नहीं था, सिर्फ 2 टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे। वहां से मैच आगे बढ़ा, फिर लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए था। पहला 4 डॉट बॉल था और वहां से क्या हुआ हम लोग आगे देखेंगे अभी। बट इजी प्रोसेस था ब्रो? नहीं। आओ देखते हैं कैसे नेपाल ने ओडीआई स्टेटस गेन किया। यार 6 सितंबर 1996 ये दिन नेपाल क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत स्पेशल डेट है। मलेशिया के कोलालमपुर में पहली बार नेपाल टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। अपोनेंट्स थे बांग्लादेश, जो उस टाइम तक एसोसिएट टीम था, लेकिन क्रिकेट में काफी आगे थे। नेपाल के फॉर्मर कैप्टन पवन अग्रवाल के अकॉर्डिंग उस दिन नेपाल ने 6 कैचेस ड्रॉप किया था। कैन यू बिलीव इट? लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने 50 ओवर्स में सिर्फ 213 रन बनाया। नेपाल मैच हार गया था, बट एक साइन क्लियर था कि फ्यूचर में बॉलिंग नेपाल की स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बनेगी। उस टाइम शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये छोटा सा हिमालयन नेशन एक दिन ओडीआई स्टेटस तक पहुंचेगा। लेकिन सपने तो बड़े होते हैं ना दोस्त। नेपाल क्रिकेट का सबसे पहला बड़ा मूवमेंट आया 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप में। यार जो उस टूर्नामेंट में हुआ था उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। सलमान बट की कैप्टनसी में पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग टीम था। नेपाल ने मॉडेस्ट टोटल बनाया, सिर्फ 151 रन। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पाकिस्तान के लिए इजी चेज होना चाहिए था, बट नेपाल के बॉलर्स ने कमाल कर दिया। डिसिप्लिन बॉलिंग से पाकिस्तान को 30 रन से हराया। सेम टूर्नामेंट में बांग्लादेश को भी हराया। अगेन डिफेंडिंग स्मॉल टोटल, सिर्फ 181 का टोटल। बांग्लादेश को प्लेट सेमीफाइनल में 157 पर ऑल आउट कर दिया। यहाँ पर तुम्हारा कंफ्यूजन होगा कि प्लेट चैंपियनशिप्स क्या होता है। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे मेजर इवेंट्स में प्लेट चैंपियनशिप एक सेकेंडरी या कंसोलेशन टूर्नामेंट होता है। ये बेसिकली उन टीम्स के लिए है जो मेन सुपर लीग, जो टॉप टीम्स के लिए होता है, उसमें नहीं पहुंच पाते। तो 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप की प्लेट चैंपियनशिप फाइनल में नेपाल जिम्बाब्वे से 137 रन से हारा। बट मैसेज क्लियर था कि नेपाल क्रिकेट में डिफेंडिंग टोटल्स में एक्सपर्ट है। ये हम इसीलिए बता रहे क्योंकि तुम आज के सीन से रिलेट कर पाओ कि नेपाल के बॉलिंग ने टीम को संभाल कर रखा है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप को याद करो तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सिर्फ 115 रन पर रोक दिया। रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टी20 सीरीज हुआ, जिसमें नेपाल को हिस्टोरिक विन मिला, वो भी टारगेट को डिफेंड करते हुए मिला था। वो बस तीसरा टी20 छोड़ दो। तो नेपाल का बॉलिंग हमेशा से टीम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप में और भी कमाल हुआ। सबसे पहले प्लेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 रन से हराया और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड को 1 विकेट से हराया। तो उस वक्त नेपाल क्रिकेट में एक चीज दिख रहा था कि यूथ लेवल पर टीम को दोनों डिपार्टमेंट से, बैटिंग और बॉलिंग से सक्सेस मिल रहा था, बट सीनियर लेवल पर कंसिस्टेंट स्ट्रगल्स दिख रहा था। बैटिंग में 2001 आईसीसी ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड एग्जिट, 2005 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग सीरीज में फिर सेम स्टोरी। सेमीफाइनल में फिजी से हारे, सिर्फ 144 चेज करते वक्त 140 पर ऑल आउट हो गए। विनोद दास ने नंबर 8 पर बैटिंग करते हुए 45 रन बनाया, पर टीम का सपोर्ट नहीं मिला। पैटर्न क्लियर था कि क्रूशियल मोमेंट्स में बैटिंग फेलियर्स हो रहा था और एक डर था कि कहीं इस तरह के हार नेपाल को अगले 10 साल तक हॉन्ट ना करे। यहाँ पर नेपाल क्रिकेट का सबसे पेनफुल स्टोरी आता है 2008 WCL डिवीजन 5 सेमीफाइनल, नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान। दोनों टीम्स डिवीजन 5 में थे, सेम लेवल पर थे। पहले समझो कि आईसीसी का स्ट्रक्चर क्या है। टेस्ट नेशंस के अलावा एसोसिएट मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट डिविजन्स में कम्पीट करते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 5 से शुरू होता है, मतलब बिल्कुल बॉटम लेवल, फिर 4, 3, 2 और फाइनली वर्ल्ड कप क्वालिफायर। 2008 में नेपाल कहाँ था? डिवीजन 5 में यार, बिल्कुल बॉटम लेवल पर। इस जर्नी को आसान मत समझ लेना दोस्त। हर डिवीजन में बस टॉप 2 टीम्स प्रोमोट होती है। मतलब अगर तुम्हें आगे जाना है तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। एक भी गलती और भाई 1 साल वेस्ट। तो 2008 WCL डिवीजन 5 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 142 रन बनाया। इजी चेज था, बट नेपाल 105 पर ऑल आउट हो गया। 37 रन से हारे। इस मैच ने दोनों कंट्रीज के
क्रिकेट डेस्टिनी को चेंज कर दिया। उस मैच के बाद अफगानिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक साल के अंदर वो डिवीजन 1 में पहुंच गया। 2009 में उसे ओडीआई स्टेटस मिल गया। 2010 में पहला टी20 वर्ल्ड कप खेला और 2017 में टेस्ट स्टेटस भी मिल गया। नेपाल वो 3rd प्लेस पर रहने के कारण प्रमोशन मिस कर गया। नेपाल डिवीजन 5 में ही अटका था। यार ये नेपाल के फैंस के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, पर नेपाल के प्लेयर से ज्यादा नहीं जो उस चीज को जी रहे थे। बट यही तो खास बात है नेपाल जैसे प्यारे देश का, कि कोई उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना करे, वो हमेशा उसमें से निखर के ही निकलते हैं। तो साल 2009-10 के अराउंड नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन बेसिकली एक स्ट्रगलिंग फेज में था। आईसीसी से ज्यादा फंडिंग मिलती नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भूल ही जाओ। प्लेयर्स लिटरली अपने पॉकेट मनी से क्रिकेट खेलते थे। लेकिन एक चीज थी दोस्त, पैशन, प्योर पैशन, और ये नेपाल क्रिकेट का बुनियाद था, फाउंडेशन। नेपाल ने सिस्टमेटिकली हर लेवल पर क्लाइम किया। 2009 में अर्जेंटीना में वापस डिवीजन 5 जीतकर डिवीजन 4 में पहुंच गए। 2010 में डिवीजन 4 खेला। यहाँ गलती होती है, नेपाल क्लोज मैचेस हार जाता है और 3rd प्लेस लेकर वापस से प्रमोशन मिस कर देता है। तुमको याद होगा कि सिर्फ टॉप 2 टीम्स नेक्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई करती है। फिर 2012 में मलेशिया में डिवीजन 4 जीतकर डिवीजन 3 में प्रमोट हुए। यूएसए को फाइनल्स में 8 विकेट से हराया। 2014 में वापस मलेशिया में डिवीजन 3 जीतकर डिवीजन 2 तक पहुंच गए। 2014 में तुमको याद होगा कि नेपाल पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुआ था। ये नेपाल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। और जैसा कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि नेपाल की जूनियर टीम का बैटिंग सीनियर टीम से कंपैरेटिवली अच्छा था, तो वो जूनियर प्लेयर्स धीरे धीरे अब सीनियर टीम में आ रहे थे, जिसका रिजल्ट हम लोगों को उस टी20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। नेपाल ने बांग्लादेश में जो परफॉर्मेंस दिया वो अनफॉरगेटेबल था। हांगकांग और अफगानिस्तान दोनों को हराया। अफगानिस्तान को बीट करना स्पेशली मजेदार था। वो 2008 का जख्म, शक्ति गौशन का सेलिब्रेशन अफगानिस्तान के अगेंस्ट आइकॉनिक मूवमेंट था। बट नेपाल ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए। ये नेपाल के लिए एक सेटबैक जरूर था, पर इसमें से टीम को गोल्डन जनरेशन प्लेयर्स मिले। पारस खड़का कैप्टन फैंटास्टिक, ज्ञानेंद्र मल्ला कंसिस्टेंट परफॉर्मर, शरद वेसावकर एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर, बसंत रेजमी ऑलराउंडर, शक्ति गौशन लेफ्ट आर्म स्पिनर। नाउ ओडीआई स्टेटस पर फोकस करते हैं। तो साल 2015 में नेपाल ने डिवीजन 2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 5 में से 3 मैच जीतकर 4th प्लेस पर आए। इससे उनको एक बड़ा मौका मिला कि 2015-17 WCL चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई कर गए। तुम सोचोगे कि हम पहले बोले थे कि हर डिवीजन लीग में टॉप 2 टीम्स ही क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, तो नेपाल कैसे क्वालिफाई कर गया? देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि WCL चैंपियनशिप एक सेपरेट मल्टी ईयर टूर्नामेंट था जो बेसिकली डिवीजन 1 के इक्विवेलेंट था। इस टूर्नामेंट में 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। 6 टीम्स जो पहले से डिवीजन 1 लेवल में थी, लाइक आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, प्लस एडिशनल टीम्स जो वेरियस पाथवेज से क्वालिफाई करती है। तो साल 2015 की डिवीजन 2 में 4th प्लेस के बाद नेपाल को WCL चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन मिल गया था, क्योंकि WCL चैंपियनशिप में टोटल 8 टीम्स चाहिए थी। रेगुलर डिवीजन 1 टीम्स के अलावा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग डिवीजन 2 टीम्स को भी इंक्लूड किया जाता था। तो नेपाल के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने 2012 और 2014 में वो टूर्नामेंट जीते थे, उन्हें एलिजिबल बनाया। बट उस WCL चैंपियनशिप में 8 टीम्स के बीच नेपाल 6th प्लेस पर आया। ओडीआई स्टेटस अभी नहीं मिला, पर लड़ाई जारी थी। 2016 में प्रॉब्लम आया। नेपाल के क्रिकेट बोर्ड CAN को ICC ने सस्पेंड कर दिया। क्यों भाई? तो बात ये था कि CAN में इंटरनल झमेला और मिसमैनेजमेंट का बड़ा इशू था। सबसे बड़ी वजह थी कि गवर्नमेंट का CAN के काम में ज्यादा दखल देना। ICC के रूल्स के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिना गवर्नमेंट या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। दैट्स व्हाई ICC ने CAN को सस्पेंड कर दिया था। पर क्रिकेट कंटिन्यू रहा। फंडिंग नहीं, टूर्नामेंट्स नहीं, पूरा केओस। पर कैप्टन पारस खड़का, संदीप लामिछाने और ज्ञानेंद्र मल्ला ने कोच पुबुदू के साथ मेहनत जारी रखी। इस बीच 28 जनवरी 2018 को संदीप लामिछाने को IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये नेपाल क्रिकेट के लिए एक बड़ा मूवमेंट था। पर उस वक्त नेपाल और संदीप लामिछाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज था जो 10 दिन बाद शुरू हो रहा था, WCL डिवीजन 2 लीग। अब सीन इमेजिन करो, 6 टीम्स, लेकिन सिर्फ 2 टीम्स को वर्ल्ड कप क्वालिफायर का गोल्डन टिकट मिलेगा। नेपाल, कनाडा, UAE, नामीबिया, ओमान, केनिया, सबका सेम सपना था कि वो क्रिकेट के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएं। कनाडा वाज लाइक द पॉपुलर किड इन स्कूल, एवरीवन्स फेवरेट। UAE एक्सपीरियंस थी। नामीबिया को होम एडवांटेज था। नेपाल, लोग कहते थे अच्छा टीम है, बट क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? टूर्नामेंट का फॉर्मेट सिंपल था। राउंड रॉबिन में सबसे सबका मैच, टॉप 2 क्वालिफाई करेगा। वीडियो के शुरू में हमने देखा था कि नेपाल का बॉलिंग तो स्ट्रॉन्ग है, बट टीम बैटिंग में लैग कर रही थी। लेकिन वो मार्जिन थ्रू आउट द ईयर्स कम होता गया।
मतलब अब नेपाल के ज्यादातर मैचेस बहुत क्लोज रहते थे। इस टूर्नामेंट में भी ये चीज बार बार हो रहा था। पहले मैच में नामीबिया के अगेंस्ट नेपाल 139 के चेस में 1 विकेट से जीता। कीनिया के अगेंस्ट मैच में भी लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए थे, वहाँ भी नेपाल जीता। तो ये बताता है कि टीम स्ट्रांग है, टीम राइज पर है और बैटिंग जो टीम का वीक पॉइंट था वो कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडर 19 टीम के प्लेयर्स सीनियर टीम में आ गए, दोस गोल्डन जनरेशन प्लेयर्स। अब 14 फरवरी को कनाडा के अगेंस्ट मैच से पहले तक ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि टॉप 3 टीम्स कौन होगी। कनाडा, नेपाल और नामीबिया तीनों के पास 6 पॉइंट्स था। यूएई उस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर था। एक ग्राउंड पर नेपाल वर्सेस कनाडा का मैच चल रहा था और उसी के बगल में दूसरे ग्राउंड पर यूएई वर्सेस नामीबिया का मैच हो रहा था। नेपाल को जीत के लिए 195 रन चाहिए थे और 144 के स्कोर पर वो अपना 9th विकेट आरिफ शेख, जो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन था, उसके रूप में खोया। नेपाल को जीत के लिए अब भी 47 बॉल्स में 51 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे 17 साल के संदीप लामिछाने और करण केसी। दोनों बैट्समैन धीरे धीरे पार्टनरशिप बुन रहे थे। लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए था। करण केसी स्ट्राइक पर था और कनाडा की तरफ से बॉलर थे सेसिल परवेज। पहला 4 डॉट बॉल था। अब 2 बॉल में 8 रन चाहिए थे। करण केसी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का मारा। अब इक्वेशन था 1 बॉल में 2 रन। जब नेपाल और कनाडा का मैच क्लाइमेक्स पर था तभी बगल वाले ग्राउंड से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और फिर पता चला कि यूएई नामीबिया से 17 रन से मैच जीत गया। यूएई भी अब पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ था। यूएई बस दुआ कर रहा था कि मैच टाई ना हो और तभी सेसिल परवेज एक वाइड देते हैं। फिर अगले बॉल पर करण केसी एक सेंसिबल सिंगल लेकर नेपाल को मैच जिता देता है। That was it. Yes, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि हम यहाँ पर कोई बॉलीवुड मूवी का स्क्रिप्ट सुना रहे हैं? नहीं, ये रियलिटी है। That's why हमको नेपाल का गेम देखने में बहुत मजा आता है यार। वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट देते हैं और उसी के साथ हम्बल भी रहते हैं। सेसिल परवेज डिसअपॉइंटमेंट में ग्राउंड पर थे। 17 साल के संदीप लामिछाने अपने से अप्रॉक्स 2 गुनी उम्र के प्लेयर सेसिल परवेज को कंसोल कर रहे हैं। That was for me यार दिस मूवमेंट। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि 2 अक्टूबर 2025 से चैनल का नाम ये हो जाएगा क्रिक ब्लेज। तो इस मैच के रिजल्ट का मतलब था कि नेपाल और यूएई जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। बट यार रियल मिशन तो ओडीआई स्टेटस लेना है और वो अभी स्टार्ट ही हुआ था। जिम्बाब्वे में 10 टीम्स आपस में फाइट कर रहे थे, 2 वर्ल्ड कप 2019 के स्पॉट्स के लिए और बाकी सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स को ओडीआई स्टेटस मिलने वाला था। नेपाल को ग्रुप बी में डाला गया अलॉन्ग साइड जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और हांगकांग। टफ ग्रुप था यार। रिजल्ट्स मिक्स्ड आए। जिम्बाब्वे से हारे बाय 116 रन, स्कॉटलैंड से हारे बाय 4 विकेट्स, अफगानिस्तान से हारे बाय 6 विकेट्स, हांगकांग को हराया बाय 5 विकेट्स। क्रूशियल विन, 3 लॉसेस और सिर्फ 1 जीत। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन तो दूर की बात थी, बट ओडीआई स्टेटस का चांस अभी भी था। एक्चुअली 7th प्लेस प्लेऑफ्स मैचेस डिटरमाइन करती थी कि फाइनल ओडीआई स्टेटस किसको मिलेगा, क्योंकि आयरलैंड और अफगानिस्तान फुल मेंबर्स बन गए थे। आईसीसी ने एसोसिएट नेशंस के लिए ओडीआई स्टेटस स्लॉट्स रिड्यूस करके 4 कर दिया। मतलब नेपाल को चाहिए था 7th प्लेस प्लेऑफ सेमीफाइनल जीतना और फिर वेट करना दूसरे रिजल्ट्स का। 15 मार्च 2018 नेपाल वर्सेस पापा न्यू गिनिया, 7th प्लेस प्लेऑफ सेमीफाइनल। और भाई यहाँ पर नेपाल का परफॉर्मेंस एकदम पीक पर पहुंच जाता है। पीएनजी पहले बैटिंग करती है, डिसेंट स्कोर बनाती है। नेपाल की बॉलिंग यार एकदम लीथल। दीपेंद्र सिंह एरी और संदीप लामिछाने ने पीएनजी की बैटिंग को लिटरली फाड़ दिया था। संदीप और एरी दोनों 4-4 विकेट लेते हैं। पीएनजी 114 पर ऑल आउट हो जाता है। चेस करते वक्त दीपेंद्र सिंह एरी 50 रन नॉट आउट बनाकर नेपाल को 6 विकेट से मैच जिता देता है। लेकिन ये जीतना काफी नहीं था। नेपाल को वेट करना पड़ा हांगकांग वर्सेस नीदरलैंड्स मैच के रिजल्ट का, क्योंकि अगर हांगकांग जीत जाती तो ओडीआई स्टेटस कैलकुलेशंस चेंज हो जाते। नेपाल टीम के सारे प्लेयर्स होटल पहुंचकर अपने फोन्स को बार बार रिफ्रेश कर रहे थे। प्लेयर्स नर्वस थे, फैंस नर्वस थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। और फिर नीदरलैंड्स ने हांगकांग को 130 पर ऑल आउट करके 44 रन से हरा दिया। बस हो गया, डन। नेपाल ने पहली बार ओडीआई स्टेटस गेन कर लिया 2023 तक, जो आईसीसी का रूल था। और पीएनजी ने अपना ओडीआई स्टेटस खो दिया। सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो गया। नेपाली फैंस सेलिब्रेट करने लिटरली रोड्स पर आ गए। पारस खरगा का इमोशनल इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो बोल रहे थे, दिस इज फॉर एवरी किड इन नेपाल हु ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओडीआई स्टेटस मिलने से नेपाल को आईसीसी से अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन पर ईयर फंडिंग मिला, प्लस टॉप टियर एसोसिएट कॉम्पिटिशंस में गारंटीड फिक्चर्स मिला। अगस्त 2018 में नेपाल ने अपना पहला ओडीआई सीरीज खेला नीदरलैंड के अगेंस्ट, और गेस करो क्या हुआ। 2 मैच की सीरीज को नेपाल ने 1-1 से ड्रॉ कर दिया। मतलब शुरुआत हार से नहीं हुआ। ये बताता है कि दे एक्चुअली डिजर्व टू बी देयर।
कोई तुक्का नहीं था दोस्त। नेपाल क्रिकेट अब वर्ल्ड मैप पर आ गई। प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स में अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। संदीप लामिछाने तो आईपीएल, सीपीएल, बीबीएल सब में खेल रहा था। लेकिन गाइस, ओडीआई स्टेटस मेंटेन करना बहुत टफ है यार। आईसीसी ने इनिशियली 2023 तक स्टेटस दिया था, लेकिन नेपाल को ओडीआई लीग्स में कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना था। और देखो क्या हुआ, 2023 तक नेपाल ने 34 मैचेस में से 9 जीतकर लीग 2 में 4th प्लेस अचीव करके ओडीआई स्टेटस रिटेन कर लिया। उन्होंने 2023 एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई किया। नेपाल का पहला एशिया कप अपीयरेंस। सोचो, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के साथ खेल रहे थे और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी नेपाल ने स्पॉट सिक्योर किया। तो नेपाल एक ऐसा कंट्री जहां 2006 तक सिविल वॉर चल रही थी, माओइस्ट इंसर्जेंसी। 2015 में डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया जिसने बहुत सारे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। और अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो 9,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। क्रिकेट के सेंस में लिमिटेड रिसोर्सेज और फंडिंग थी। इनिशियली कोई प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर नहीं था। ये कंट्री लिटरली एशेज से राइज हुई है भाई। पारस खरका ने इंटरव्यूज में बताया कि प्लेयर्स को कभी कभी अपने घर बेच के क्रिकेट खेलना पड़ता था। नॉट लाइक लिटरली, बट उनको सेल्फ फंडिंग करने पड़ते थे। क्रिकेट नेपाल के लिए एक स्केप भी थी और होप भी। 2018 का ओडीआई स्टेटस नेपाल और नेपाल के लोगों के लिए क्या मीन करता है वो उनसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। वो वैलिडेशन था कि स्मॉल कंट्रीज भी बड़े ड्रीम्स देख सकती है। और देखो, आज नेपाल ने पहली बार एक फुल मेंबर नेशन को हरा दिया, वेस्ट इंडीज को। हम तो चाहते थे कि नेपाल को एशिया कप 2025 में भी चांस मिले, बट क्यों नहीं मिला, उसके लिए तुम लोग ये वीडियो देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।